नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह आज आप लोगों के सामने बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2 को लेकर आया हूं। ठीक है, और हमने इसके पहले पार्ट 1 में कई सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। ठीक है ना। आज मैं बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2 में जो कवर करने वाला हूं तो उसका जो पहला टॉपिक होगा वह होगा 3 पैतृक संतान। तीन पैतृक, याद रखिएगा, तीन पैतृक संतान। जैसा कि आप लोग को इस वर्ड से समझ में आ रहा है, तीन पैतृक मतलब कि तीन पैतृकों से, पैतृक मतलब आप लोग गार्जियन बोल सकते हैं। तो ये ऐसे संतान की बात कर रहे हैं जो तीन गार्जियनों से इसका निर्माण होगा, उसे आप लोग क्या बोलेंगे? तीन पैतृक संतान। ठीक, तो आप लोग देखते हैं कि ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, और इसका प्रारंभ कब हुआ। तो याद रखिएगा कि जो तीन पैतृक संतान है, ये जो प्रथम बार बनाया गया था, ये जो प्रथम संतान बनाई गई थी, प्रथम जो संतान बनाई गई थी, यह बनाई गई थी अमेरिका में। कहाँ बनाई गई थी? यूएसए में बनाई गई थी 2009 में। कब बनाई गई थी? 2009 में। याद रखिएगा, जो तीन पैतृक संतान है, यह किस प्रकार की संतान होगी? जो तीन पैतृकों से मिलकर बनी होगी संतान, उसे आप लोग क्या बोलेंगे? तीन पैतृक संतान बोलेंगे। ठीक, पहली बात तो यह रखना है। दूसरी बात याद रखना है कि जो इसकी प्रथम संतान बनाई गई है वह यूएसए में बनाई गई है। कब? 2009 में। कब बनाई गई? 2009 में। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि आखिर तीन पैतृक संतान जो है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसे क्यों बनाया गया, इसे क्यों बनाया गया? तो इसको आप लोग को समझना है। होता क्या है कि जब महिलाओं में एक प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं आप लोग लेड सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? लेड सिंड्रोम। फीमेल में एक जो समस्या खड़ी होती है जिसे बोलते हैं लेड सिंड्रोम, ये एक बीमारी है। ठीक है ना, ये महिलाओं में एक बीमारी होती है, लिख लीजिएगा। महिलाओं में क्या है? एक बीमारी है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि लेड सिंड्रोम महिलाओं में एक बीमारी होती है। ये जो बीमारी होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन पाया जाता है उसमें होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कुछ मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसमें से आपको याद रखना है कि जो आपकी लेड सिंड्रोम बीमारी है, ये महिलाओं की एक बीमारी है। इसमें होता क्या है, ये किस कारण से होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के जीन के कारण से होता है। ठीक, चलिए अब आप लोग बात करते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। तो स्वाभाविक रूप से आपको जनरली तौर पर पता है कि किसी भी जाइगोट का निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होगा, तो यहाँ मेल की बात करेंगे और यहाँ फीमेल की बात करेंगे। मेल से निकलता है क्या? आपका कौन सा युग्मक निकलता है? शुक्राणु। क्या निकलता है? शुक्राणु। और फीमेल से निकलता है अंडाणु। क्या निकलता है? अंडाणु। ठीक, तो मैंने आप लोग को बताया कि जो लेड सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है वो फीमेल्स में होती है, मतलब कि अंडाणु में होगी। ठीक है ना, अंडाणु एक कोशिका है और इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन पाए जाते हैं उसी के कारण से ही लेड सिंड्रोम होता है। ठीक, तो आप लोग करते क्या है कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु और जब अंडाणु को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के पहले अंडाणु का जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट था, जो अंडाणु का माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट को आप लोग निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया वाला, जिस भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम होगी उसे आप लोग बाहर कर देंगे और किसी तीसरे फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया में तीसरे पर्सन के माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें आप लोग क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, जिसके कारण से आप देखेंगे कि यहाँ तीन पैतृक का संयोग हुआ।
जैसे आप लोगों को फिर से बता दूं मैं, ये मेल है, मेल शुक्राणु होगा, फीमेल से अंडाणु होगा, अंडाणु एक कोशिका होती है जिसके अंतर्गत ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जिसके खराबी से ही ये रोग हुआ था, लेड सिंड्रोम, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर कर देते हैं और किसी तीसरे फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया को इसमें मिलाकर जो संतान बनेगी उसे आप लोग क्या बोल देते हैं, तीन पैतृक संतान बोल देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मैं बात कर दूं, यहां से एक नया वर्ड आ रहा है सिंड्रोम। क्या आ रहा है, सिंड्रोम। और यहां लिखा हुआ है एक प्रकार की बीमारी है। तो याद रखिएगा, सिंड्रोम आपको कई बार समझ में सुनने में आएगा। तो सिंड्रोम में समझ लीजिए सिंड्रोम क्या होता है और बीमारी क्या होती है, ठीक। तो याद रखिएगा, जो बीमारी होती है बीमारी लक्षणों का समूह है। क्या है, लक्षणों का समूह, ठीक है ना। और जो सिंड्रोम होता है ये होता है आपका कई बीमारियों का समूह। क्या है, बीमारियों का समूह है। समान रूप से यदि बात कर दूं मैं आप लोगों को, तो समझना है बीमारी क्या कहलाएगा। तो बीमारी जब कई लक्षण, जैसे आप बात करेंगे जुखाम की बात करेंगे, जुखाम में कई सारे लक्षण दिखते हैं, खांसी आती है, छींके भी आती हैं, तरल पदार्थ भी निकलता है, ये कई सारे लक्षण हैं। तो जब कई सारे लक्षणों को आप लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बीमारी कहलाएगा। और जब कई सारी बीमारियां मिल जाएंगी तो वह कहलाएगा आपका क्या, सिंड्रोम। क्या कहलाएगा, सिंड्रोम कहलाएगा, ठीक। तो ये आप लोगों ने समझा तीन पैतृक संतान। क्या समझा, तीन पैतृक संतान। अब अपन लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जामों तक लगभग कई बार पूछा गया है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन। क्या पढ़ते हैं आप लोग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन, ठीक। तो समझिएगा यहां डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन के बारे में, ये क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी उपयोगिता किन क्षेत्रों में की जा सकती है, इसको आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है ना। जितनी सरल भाषा में इसको आप लोगों को बताऊंगा उसके हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग की पूरी बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए अंगुली छापन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो ये दिया गया है एजिस जेफर के द्वारा। किसके द्वारा, एजिस जेफर के द्वारा इसे सर्वप्रथम दिया गया। याद रखना, डीएनए अंगुली छापन सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, एजिस जेफर के द्वारा दिया गया। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में डीएनए अंगुली छापन की खोज किसने की थी, सर्वप्रथम इसका उपयोग किसने किया था। इसके अंदर भारत के अंदर डॉक्टर लाल सिंह ने डीएनए अंगुली छापन का उपयोग किया था, ठीक है ना। इतना समझ में आई बात। तो ये हो गई खोज की बात। अब आप लोग बात करते हैं कि डीएनए जो होता है ये किस प्रकार की तकनीकी होती है। डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किस प्रकार की तकनीकी होती है। तो याद रखिएगा, जो डीएनए अंगुली छापन है या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, यह एक प्रकार की बायोमेट्रिक्स तकनीकी है। किस प्रकार की तकनीकी है, तो याद रखिएगा, यह एक बायोमेट्रिक्स तकनीकी है। याद रखिएगा, डीएनए अंगुली छापन तकनीकी किस प्रकार से है, तो यह एक बायोमेट्रिक्स तकनीकी है। इतना बात समझ में आई ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो उपयोगिता है, तो ये उपयोगिता की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन समान तौर में इसका जो आप लोग उपयोग करते हैं यह व्यक्तियों का अंतर पता करने के लिए करते हैं। और इसी के आधार पर आप लोग किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, ये कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया सकता है। लेकिन इसका मुख्य आधार क्या होगा, व्यक्तियों में भेद पता करना। कोई भी दो पर्सन है, उनके बीच में आपको अंतर बताना है, तो यह आपका क्या होगा, डीएनए काम करेगा। लेकिन याद रखिएगा, हमने आप लोग को जब जुड़वा बच्चे पढ़ाए थे
ट्विंस बताए थे, तो ट्विंस में मैंने आप लोग को बताया था कि जो ट्विंस में जो हमशक्ल बच्चे होते हैं उनका जो भेदन जो बताया जाता है वो आपका एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है, बाकी उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम नहीं करेगी। बात समझ में आई ना? इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब आप लोग बात करेंगे कि आखिर ये काम किस प्रकार से करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका क्या सिद्धांत है। ठीक, तो समझना है जो आप गुणसूत्र की बात करते हैं, सबसे पहले आप समझिए जो गुणसूत्र होता है तो गुणसूत्र के अंदर डीएनए होंगे, स्वाभाविक रूप से गुणसूत्र के अंदर क्या होंगे, डीएनए होंगे, और गुणसूत्र जो है लक्षणों का वाहक कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए गुणसूत्र लक्षणों का वाहक कहलाता है या अनुवांशिकी का आधार कहलाता है। इसके अंदर कई सारे डीएनए होते हैं। तो यहां से आपको यह समझना है कि गुणसूत्र का 98% जो डीएनए होते हैं वह निष्क्रिय डीएनए होते हैं। कैसे होते हैं? निष्क्रिय डीएनए होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो गुणसूत्र के अंदर 98% जो डीएनए होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं और 2% जो डीएनए होते हैं वह सक्रिय डीएनए होते हैं। इस चीज को आपको नोट करना है, ठीक है ना? एक एक सारी चीजें आप नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गजब का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है ना? तो याद रखना यहां से कि जो आपका 98% निष्क्रिय होंगे और जो आपका 2% जो होता है वो सक्रिय होता है। और यहीं से याद रखिएगा कि जितने भी निष्क्रिय डीएनए पाए जाते हैं उसको आप लोग सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो याद रखिएगा जो निष्क्रिय डीएनए पाए जाते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। ठीक, इतना याद रखना है। अब मैं बात करता हूं सिद्धांत की कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना है कि यह जो मुख्य रूप से निष्क्रिय डीएनए बहुरूपता या फिर इसको आप लोग बीएनटीआर के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह किस प्रकार से कार्य करता है तो इसको समझना है। याद रखना है कि जो निष्क्रिय डीएनए होते हैं यह प्रत्येक मानव में भिन्न होते हैं। याद रखिएगा जो निष्क्रिय डीएनए होते हैं प्रत्येक मानव में भिन्न होते हैं, ठीक है ना? इसकी बहुरूपता ही अंगुली छापन का आधार होता है। अंगुली छापन का आधार होता है, ठीक है ना? याद रखना है कि जो गुणसूत्र होते हैं इसमें 98% निष्क्रिय डीएनए होते हैं और 2% सक्रिय डीएनए होते हैं, ठीक है ना? जो निष्क्रिय होते हैं इसे आप लोग सैटेलाइट डीएनए के नाम से भी जानते हैं और जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं या निष्क्रिय डीएनए होते हैं यही मुख्य आधार होता है अंगुली छापन का। किस प्रकार से? जो निष्क्रिय डीएनए होता है यह प्रत्येक मानव में भिन्न भिन्न होता है जिसके कारण से इसकी बहुरूपता ही अंगुली छापन का मुख्य आधार होता है, ठीक है? यह आपका सिद्धांत, इस सिद्धांत पर ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करती है। ठीक, अब आप लोग इसकी विधि की बात करते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है किस क्रिया के बाद या किस विधि के माध्यम से यह कार्य होता है, ठीक है ना? या आप लोग इसे किस प्रकार से टेस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम आप लोग क्या करते हैं कि जिस भी पर्सन का डीएनए टेस्ट करना होता है, जिस भी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करना पड़ता है, सर्वप्रथम उसका सेल लेते हैं। क्या लेते हैं? सर्वप्रथम उसका सेल लेकर
उसके केंद्रक को हटा देते हैं, केंद्रक को क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जिस भी पर्सन का डीएनए टेस्ट करना होता है सबसे पहले उसका क्या करते हैं, केंद्रक निकाल देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इसमें पीसीआर, क्या है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं, पीसीआर करवाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, डीएनए को कॉपी करता है। डीएनए को मतलब जो कि आपका सेल के अंदर जो डीएनए थे तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाने के बाद जो डीएनए होता है यह बड़े आकार का दिखने लगता है, बड़ा आकार का दिखने लगता है। ठीक है ना। क्या कर दिखने लगता है, बड़े आकार का दिखने लगता है। इसके पश्चात इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं। तीसरा नंबर, इसके बाद इसमें क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डीएनए के सक्रिय भाग होते हैं वह कटकर अलग हो जाते हैं। इसके में क्या होता है कि जो डीएनए के सक्रिय भाग होंगे जो कि सबके समान होते हैं और निष्क्रिय भाग सबके अलग अलग होते हैं, मैंने पहले बताया था। तो जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं तो डीएनए का जो 2% वाला भाग है जो सक्रिय है वो अलग हो जाएगा और निष्क्रिय भाग बस बचेगा। ठीक है ना। सक्रिय भाग को क्या करते हैं, काट कर अलग कर देते हैं और यह अलग हो जाता है। ठीक है ना। यह अपनी तीसरी प्रोसेसिंग होती है। और फिर क्या करते हैं, चौथे प्रोसेसर में क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इसे नाइट्रोसेल्यूलोज इसे नाइट्रोसेल्यूलोज में डालते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और ये जो अलग हुआ भाग, जो सक्रिय वाला भाग है, इसे आप लोग क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज के जो लिक्विड में द्रव में डालते हैं और विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, जिसमें डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। और वह जाकर पॉजिटिव चार्ज में चपक जाता है, और वह जाकर धनात्मक मतलब जो धनात्मक में चपक जाता है। डीएनए पर किस प्रकार का चार्ज होगा, डीएनए पर निगेटिव चार्ज होगा और वह जाकर धनात्मक वाले पार्ट में चपक जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, जो छोटा भाग होता है वो आगे जाता है और बड़ा भाग पीछे जाता है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो छोटा भाग है वो आगे जाएगा और बड़ा भाग लगातार पीछे उसके जाता रहता है। ठीक है ना। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोसिस बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोसिस बोलते हैं। ठीक। जब इलेक्ट्रोफोसिस बोलते हैं और इसी के आधार पर पिगमेंट बनते हैं, छापन बनते हैं और उन छापों पर अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग छापन बनता है। इस आधार पर हम व्यक्तियों के अंतर में पता कर सकते हैं। एक बार फिर समझिएगा, जो डीएनए अंगुली छापन है
जो डीएनए अंगुली छापन है यह मुख्य रूप से किस आधार पर कार्य करता है, मैंने बताया था। जो गुणसूत्र के अंदर 98% निष्क्रिय गुणसूत्र पाए जाते हैं और 2% सक्रिय गुणसूत्र पाए जाते हैं। निष्क्रिय गुणसूत्र होते हैं, इनकी बहुरूपता के आधार पर ही अंगुली छापन का कार्य होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग टेस्ट किस प्रकार से करते हैं, सर्वप्रथम जिस व्यक्ति का भी डीएनए टेस्ट करना पड़ता है उसकी एक सेल को लेकर उसके केंद्रक को निकाल देते हैं, उसके केंद्रक को निकाल देते हैं। इसके बाद इस पर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं, जिसके पश्चात जो डीएनए होता है बड़ा आकार में और कई सारे आकार में बन जाता है, बड़ा और कई सारे आकार में बन जाता है, कॉपी हो जाता है, ठीक। इसके बाद जो हमें वो डायरेक्टली मतलब स्पष्ट दृष्टि से दिखने लगता है, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें आप लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं, इससे आप लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालते हैं, जिससे कि जो सक्रिय वाला भाग होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है सक्रिय वाला भाग सभी प्रत्येक व्यक्ति का एक जैसा होता है, जो बहुरूपता पाई जाती है वो निष्क्रिय वाले भाग में ही पाई जाती है, ठीक। तो आप लोग इसे क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में डालते हैं और सक्रिय वाले भाग को अलग कर देते हैं, ठीक। अब ये जो भाग है, तो जो अब ये जो निष्क्रिय वाला पार्ट बचा, इसे आप लोग नाइट्रोसेल्यूलोज के लिक्विड में, इसको जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज के क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज का क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। इस पर अपन इसको डाल देते हैं और इसमें धनात्मक पार्ट लगा होता है, ठीक है ना, धनात्मक पार्ट लगा होता है। जब इसमें आप लोग डीएनए को डाल देंगे तो डीएनए और इस डीएनए के डालने के पश्चात इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, ठीक। जब विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो जो डीएनए का आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, तो यह डीएनए धन आवेश की होकर चपक जाएगा, क्या करेगा, धन आवेश में जाकर चपकेगा। लेकिन यहां से याद रखिएगा यहां से याद रखना है कि जो आपका छोटे भाग होंगे डीएनए के, वो जाकर पहले चपकते हैं और इसके बाद जो बड़े भाग होते हैं वह बाद में चपकते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान इसमें एक निश्चित आकृति का चयन बनता है। इसको आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। और फिर क्या होगा, अंतिम दौरान में क्या होता है अंतिम दौरान में जो इसका पिगमेंट को डालते हैं, जब ये एक प्रक्रिया बन जाती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया हो जाती है, इसमें क्या डालते हैं, पिगमेंट डालते हैं, मतलब रंजक डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की धारियां बनती हैं। रंजक डालने पर या पिगमेंट डालने पर विभिन्न प्रकार की धारियां बनती हैं। ये धारियां प्रत्येक मानव के डीएनए की अलग अलग होती हैं। इस आधार पर आप लोग डीएनए अंगुली छापन की क्रिया को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आई होगी। जिसे समझ में ना आए तो उसे एक बार कृपया करके जाके दूसरा आप इसको पुनः रिवाइज करके देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा, ठीक। अब मैं बात करता हूं कि डीएनए अंगुली छापन की उपयोगिता किन क्षेत्रों पर किया जा सकता है। याद रखिएगा, डीएनए अंगुली छापन को जो उपयोगिता है शत्रु विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से किया जाता है एवं माता पिता की समानता संतान से दर्शाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यह कहलाता है आपका डीएनए अंगुली छापन, ठीक। अब मैं नेक्स्ट जो बात करने वाला हूं वह बात करने वाला हूं सारोगेसी। क्या बात करने वाला हूं मैं, सारोगेसी, ठीक है ना, कि सारोगेसी क्या होता है। सारोगेसी को समान रूप से यदि आप लोग को समझना है तो आप लोग किराए की कोख भी बोल सकते हैं, किराए की कोख, ठीक है ना। सारोगेसी को आप लोग समान भाषा पर क्या बोल सकते हैं,
किराए की कोख। चलिए, ये क्या होता है, सरोगेसी क्या है, इसकी उपयोगिता क्यों की जाती है, इसके बारे में डिस्कस कर रहा आप लोगों से। अब सबसे पहले समझना है सरोगेसी का मीन्स आप ये समझिएगा समान भाषा से किराए की कोख। कोख मतलब गर्भ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जब माताओं में जो उनका गर्भ होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो उनका गर्भाशय होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। जब माताओं में गर्भाशय खराब हो जाता है, तो आप लोग इस पद्धति का उपयोग करते हैं। ठीक, बात समझ में आई। लेकिन याद रखिएगा ये पद्धति क्या होती है, पहले समान भाषा में समझिएगा। यदि कोई माता है और ये माता का गर्भाशय जो है तो किसी कारणवश खराब हो चुका है, मतलब कि अब वह संतान को अपने गर्भ में बड़ा नहीं कर सकती है, पालन पोषण नहीं कर सकती है, ठीक। तो लेकिन उसे क्या चाहिए, मतलब अपना ही संतान चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक जो पद्धति होती है सरोगेसी पद्धति होती है, तो होता क्या है इसमें, ये जो माता और पिता होते हैं, तो इनसे आप लोग क्या निकाल लेते हैं, शुक्राणु ले लेते हैं, और इनसे क्या ले लेते हैं, अंडाणु ले लेते हैं। दोनों को निषेचन करने के पश्चात किसी अन्य महिला के गर्भ में इसका पालन पोषण करते हैं। मतलब कि कोई जोड़ा माता पिता, तो जिसमें माता की कैपेसिटी ना हो, उसका गर्भ खराब हो चुका हो, तो दोनों माता पिता जो हैं तो दोनों की सहमति से अपनी संतान को किसी दूसरे महिला के गर्भ में उसको पालन पोषण करके बड़ा कर सकती हैं। यही मुख्य रूप से अब क्या कहला जाएगा, सरोगेसी। यह सरल भाषा में समझ सकते हैं कि किसी एक महिला अपने ही अंडाणु और मतलब माता पिता अपने ही अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन के पश्चात ये जो प्रक्रिया करवा दें, तो किसी अन्य महिला के गर्भ में करवा दें, तो क्या कहला जाएगा, सरोगेसी। और जब वह संतान 9 माह के बाद कंप्लीट होगी, शिशु कंप्लीट होगा, तो वह जो जन्म होगा उस बच्चे का, वह जो क्या कहते हैं, जो जन्म होगा, जो शिशु होगा, उसे ये कपल खुद भी ले सकता है, ये जोड़ा खुद ले सकता है। इस कारण से आप लोग किराए की कोख बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपने देखा कि एक कुछ समय के लिए उसे कुछ धन देकर या किसी कारणवश उसका मतलब अपनी जो आवश्यकताओं को पूर्ति करवाया जा सका, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका सरोगेसी। लेकिन याद रखिएगा जो सरोगेसी है तो 2007 में प्रतिबंधित लगाया जा चुका है। सरोगेसी में 2017 में प्रतिबंधित लगा दिया गया है। इसके कई सारे रीजन होते हैं। रीजन ये है कि आमतौर पर देखेंगे कि ठीक है कई सारी समस्या इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत कई सारी समस्या आएंगी, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि जो माता और पिता जिनकी संतान मतलब जिनका गर्भ जो अवस्था है, जो गर्भ खराब है, तो जब वह किसी दूसरे महिलाओं को इस चीज़ के बारे में बोलते हैं, तो वह महिला को एक समाज के में जो आपका एक हीन दृष्टि से भी देखा जाता है। ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि समाज में एक भ्रांतियाँ फैल जाती हैं कि ये किसी दूसरे के संतान को अपने पेट के अंदर मतलब अपने गर्भ में बड़ा कर रही है। ये एक सामाजिक हीनता कहला जाएगी। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जो महिलाएं हैं, जो क्या कहते हैं महिलाएं हैं, तो महिलाओं का आपको पता है संतान को जन्म देने के पश्चात शरीर में ह्रास होता है। तो जब 1, 2, 3 लगातार जब कई सारी संतानों को जन्म देंगी तो महिलाओं का जो शरीर, जो उनकी उम्र है वो कम हो जाएगी। ये भी एक कारण हो सकता है। फिर अन्य कारण ये हो सकते हैं कि जन्म देने के पश्चात जो उसकी भर मांग है, जो उसकी कमजोरी को जो भर मांग करने की जो बात कही गई थी जोड़े के द्वारा, उसे पूरी न करना, ये भी एक कमी हो सकता है।
तो कई सारी समस्याएं आप लोग खुद सोच सकते हैं कि सरोगेसी, जैसे किराए की कोख में यदि किसी बच्चे को मतलब किसी एक पर्सन का जो संतान को किसी दूसरे पर्सन के संतान में बड़े करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत सी समस्या आने की संभावना है। तो इस कारण से 2017 में इसमें बैन लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका सरोगेसी, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये लगातार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लगातार समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। और उम्मीद है कि जितना मैंने आप लोगों को आज समझाया, तो मैंने आज आप लोगों को 3 टॉपिक बताया था। आप लोग को 3 पैतृक संतान के बारे में मैंने बताया, इसके बाद मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अच्छी तरह से कवर किया। अब मैंने सरोगेसी बताया कि सरोगेसी का मतलब एक किराए की कोख होता है, ठीक है ना। जब किसी महिला का गर्भ खराब हो जाता है तो वह क्या करता है कि दूसरे महिला के गर्भ में अपने संतान को बड़ा कर सकती है और संतान के जन्म के पश्चात उस अपनी संतान को ले सकती है। इसके लिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए थे, है ना। तो याद रखिएगा। यहीं से थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि इसको 2017 में बैन लगा दिया गया, लेकिन याद रखिएगा 2019 में सरोगेसी विधेयक पारित हुआ था। सरोगेसी विधेयक 2019 में पारित हुआ। इसमें कई सारी बातें कही गई, इसमें मुख्य रूप से कई सारे प्रतिबंध लगाए गए, है ना, कई सारे नियम बनाए गए कि सरोगेसी की जो प्रक्रिया है ये किस आधार पर होगी, किस नियमों के तहत होगी, क्या क्या इसमें प्रतिबंधित है। सर्वप्रथम तो ये कि जो सरोगेसी है यह व्यावसायिक रूप से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब कि पहले क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी मुद्रा पैसे लेकर ही किसी दूसरे व्यक्ति के संतान को बड़ा करती थी, है ना। इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित मतलब व्यावसायिक रूप से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा, सरोगेसी उसी महीले में किया जाएगा जो कि भारतीय होगी, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी समस्याएं होती थी, महिला कहीं और की होती थी, है ना, और हमें संतानों को कहीं और लेके जाना पड़ता था, नागरिकता के कई सारे प्रॉब्लम आते थे, ठीक। इसके बाद ये सरोगेसी की प्रक्रिया तभी होगी जब डॉक्टर पूर्ण रूप से आपको अनुमति देगा, ठीक है ना। तीसरी, इसमें और कौन से प्रतिबंध लगाए गए कि ये विवाह के 5 वर्ष बाद, जब विवाह के 5 वर्ष बाद महिला के द्वारा कोई भी संतान को जन्म देने की कैपेसिटी ना हो या 5 साल तक उसमें कोई बच्चे को जन्म ना दिया हो, तभी इस प्रक्रिया को आप कर सकते हैं। या फिर इसमें और बहुत सारे प्रावधान रखे गए कि जो भी सरोगेसी महिला होगी वह महिला की आयु 25 से 30 वर्ष ही होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद उसमें कैपेसिटी नहीं रह पाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ विधेयक 2019 से पारित हुआ था, इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है ना, और कुछ नियम कानून बनाए गए कि सरोगेसी की प्रक्रिया इस प्रकार से हो सकती है, ठीक। ये रहा आपका सरोगेसी। और जो मैंने आज आप लोगों को टॉपिक बताया तो वह लगभग मुझे उम्मीद है कि आप लोग के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है कि हम नए से नए सब्जेक्ट आप लोगों को लाकर देंगे। धन्यवाद।